Hello guys, welcome back. I hope you all are doing well. So we are continuing the series of Java interview questions, and I have already covered the basic interview questions related to Java, and I hope you all have watched those two lectures. So in this video, I will cover intermediate interview questions related to Java, and I hope you have watched the other two videos, and if you have not done so, then I would request you to go through those videos first and then continue with this series. And I will try to cover intermediate interview questions in this video and the other one video. 20 questions, almost 40 questions are there which are related to Java in this intermediate level. Okay, so let's see the first question in this series. Question number 31st. Apart from security aspect, what are the reasons behind making strings immutable in Java? Java में immutable strings को immutable क्यों रखा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है. अब स्ट्रिंग को इम्यूटेबल रखने के फॉलोइंग रीजंस हमें समझना है. बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रिंग जावा के जो डिजाइनर्स थे, जावा के जो डेवलपर्स थे, हम बोल सकते हैं, उन्होंने स्ट्रिंग डेटा टाइप को पता था कि स्ट्रिंग बेसिकली कौन यूज करेंगे, प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स यूज करेंगे. एंड दूसरी चीज, वो ऑप्टिमाइजेशन चाह रहे थे स्टार्टिंग से ही कि हम बिगिनिंग से ही ऑप्टिमाइजेशन करके रखें. तो वो एक नोशन से आए, स्ट्रिंग पूल के नोशन से आए, मतलब एक आइडिया से आए. तो स्ट्रिंग पूल क्या होता है? बेसिकली एक स्टोरेज एरिया है जावा हीप में. जावा हीप एंड स्टैक आपको पता होगा, दो तरह की मेमोरी लोकेशंस होती हैं. तो जावा हीप का एक स्टोरेज एरिया होता है, उसको स्ट्रिंग पूल बोलते हैं. स्ट्रिंग लेटर्स को स्टोर करने के लिए बेसिकली वो यूज होता है. दे इंटेंडेड टू डिक्रीज द टेम्पररी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बेसिकली इम्यूटेबल बना दिया. तो इससे क्या हुआ कि एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको जो मेमोरी मिली वही रहेगी. ऐसा कोई टेम्पररी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनने का जो चांस था वो उन्होंने हटा दिया. ठीक है. नाउ इम्यूटेबल क्लास इज नीडेड टू फैसिलिटेट शेयरिंग. अब इम्यूटेबल क्लास की जरूरत क्यों थी? जिससे कि हम उसको शेयरिंग कर सकें. उस सेम मेमोरी लोकेशन पे कोई स्ट्रिंग स्टोर है, उसको हम दूसरी जगह पर भी यूज कर सकें और वो एग्जिस्टिंग लोकेशन पर ही रहेगी. तो इससे क्या होगा कि सेम ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं और शेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी उसके थ्रू. तो शेयरिंग इम्यूटेबल स्ट्रक्चर्स के बिटवीन टू अननोन पार्टीज इज नॉट पॉसिबल. समझिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल के बीच में भी डिफरेंस आपको क्लियर होगा कि म्यूटेबल के बीच में, म्यूटेबल स्ट्रक्चर है, सपोज कोई भी म्यूटेबल ले लो आप, उसके बीच में अगर आप शेयरिंग करेंगे, कोई दो पार्टीज हैं जो एक दूसरे को नहीं जानती, राइट, अननोन है या लिंक नहीं है एक दूसरे से, आप उसमें शेयरिंग नहीं कर सकते म्यूटेबल स्ट्रक्चर्स की, बिकॉज दे कैन बी चेंज्ड. बट इम्यूटेबल का फायदा ये है कि आप उसको शेयरिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं. तो इम्यूटेबल जावा स्ट्रिंग हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग पूल. स्ट्रिंग पूल के कंसेप्ट को एग्जीक्यूट करने में ये मदद करता है, स्ट्रिंग का इम्यूटेबल होना. इस तरीके से समझिए. यहाँ पर एग्जांपल, स्ट्रिंग str1 हमने स्टोर किया, उसकी वैल्यू दी हाई, ओके, हाई, एंड देन सेकंड स्ट्रिंग 2 बनाया हेलो, स्ट्रिंग 3 हमने दोबारा से हाई बना दिया. तो अब ये क्या करेगा? प्रॉब्लम क्या आएगी? यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी कि ये जो हाई बनाया है यहाँ पर हमने स्ट्रिंग पूल में, उसमें एक हाई एग्जिस्ट कर रहा है. फिर हमने स्ट्रिंग 3 जो हाई बनाया वो भी यहाँ पर ही एग्जिस्ट, यहाँ पर ही पॉइंट करेगा. ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है. और हेलो के लिए अलग से मेमोरी असाइन हो जाएगी. फिर हमने एक नया स्ट्रिंग बनाया यहाँ पर, स्ट्रिंग 4 हाई, ये अलग आएगा, हमारा हीप मेमोरी के अंदर आएगा और ये स्ट्रिंग पूल के अंदर आएगा. ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस है इम्यूटेबल होने का. उसके बाद दूसरा रीजन है मल्टी थ्रेडिंग. ओके, द नेक्स्ट रीजन इज मल्टी थ्रेडिंग. सेफ्टी ऑफ थ्रेड्स रिगार्डिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन जावा. कोई भी एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल होते हैं. तो समझ रहे हैं? तो इसीलिए क्लीनर कोड हम लिख सकते हैं. जावा डेवलपर्स को क्लीनर कोड लिखने में मदद करता है ये स्ट्रिंग का इम्यूटेबल होना अक्रॉस डिफरेंट थ्रेड्स. नाउ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कॉन्करेंसी का है वो भी इस मेथड के थ्रू फैसिलिटेट होता है. फिर बात करेंगे कलेक्शंस की. नाउ हम हैश टेबल्स एंड हैश मैप्स का यूज करते हैं. तो उस केस में जो कीज होती हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की होती हैं. अगर सपोज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल नहीं हो तो वो मॉडिफाई हो सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन इट रिसाइड्स इन द हैश मैप्स. समझ रहे हैं आप? यहाँ पर समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम रियल केस सिनेरियो जब हम यूज करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं चीजें. मल्टी थ्रेडिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जावा का, जावा प्रोग्रामिंग में.
तो वहां पर भी स्ट्रिंग का देखिए यूज समझने की जरूरत है, कलेक्शंस में भी जरूरत है। कलेक्शन में ये बोल रहा है कि हैश टेबल एंड हैश मैप में जो कीज होती हैं वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल नहीं होते, तो वो क्या होता, वो मॉडिफाई हो जाते ड्यूरिंग द पीरियड जब वो हैश मैप्स में रिसाइड करते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली रिट्राइवल ऑफ डिजायर डेटा इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या, फिर हम अपना जो डिजायर डेटा हमें चाहिए था वो हम उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, रिट्राइव नहीं कर पाते। सो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल नहीं होते। तो स्ट्रिंग को इम्यूटेबल रखने का एक रीजन ये भी है कि हैश टेबल एंड हैश मैप्स में जो कीज हैं उससे हम डेटा अपना रिट्राइव कर सकें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सच चेंजिंग स्टेट्स पोज अ लॉट ऑफ रिस्क। तो इस तरह की रिस्क बहुत ज्यादा हमारे पास आ जाती है, और प्रोग्रामिंग बिल्कुल इस क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। सो देयरफॉर इट इज क्वाइट सेफ टू मेक स्ट्रिंग इम्यूटेबल। सो हमने 3 रीजन देखे स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाने के, एंड ये हम डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड बीइंग अ डेवलपर हमें इन सभी चीजों का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास इन जावा। जावा में सिंगलटन क्लास क्या होती है बताइए, एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट अ सिंगलटन क्लास। सबसे पहले समझते हैं सिंगलटन क्लास क्या होती है। सिंगलटन क्लास आर दोज क्लासेस हुज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ओनली वंस। वो देखिए सिंगलटन में सिंगल आ रहा है। अब सिंगल का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही है, जो भी चीज है एक है। अब क्या है वो एक चीज, सिर्फ एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, दैट इज द कंडीशन फॉर सिंगलटन क्लासेस, एंड विद ओनली दैट ऑब्जेक्ट द क्लास मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड। देखिए समझिए, सिंगलटन क्लासेस वो क्लासेस हैं जावा की जहां पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा वही ऑब्जेक्ट आपका क्लास मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन क्लासेस। नाउ अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छे दिए हुए हैं इन्होंने, इंटरव्यू बिट की साइट से जो पीडीएफ में अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कंसीडर द वाटर जग इन द ऑफिस एंड इफ एवरी एम्प्लॉय वांट्स दैट वाटर देन दे विल नॉट क्रिएट अ न्यू वाटर जग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऑफिस में है, ठीक है, एक पानी का जग है। अगर हर एक एम्प्लॉय को पानी चाहिए तो वो क्या करेगा, उस जग में से ही पानी को ले लेगा, अपने गिलास में फिल कर लेगा। वट एवर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर, वो अपने इस टैंक से, वाटर जग से पानी को ले लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना हर एक यूजर एक नया जग लाएगा या क्रिएट करेगा नया वाटर जग पानी पीने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो एग्जिस्टिंग ही यूज करेंगे अपने ऑन रेफरेंस से एज अ ग्लास। समझ रहे हैं आप, यहां पर रेफरेंस क्या है हर एक एम्प्लॉय का, पानी पीने के लिए ग्लास है, और क्लास उनकी सेम है। क्लास क्या रहेगी, वाटर जग इज अ क्लास इन दिस केस। ओके, सो प्रोग्रामेटिकली अगर हम बात करें इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक वाटर जग क्लास हो गई, ठीक है, वाटर जग क्लास हो गई, इसमें वाटर की क्वांटिटी सपोज 500 है, 500 लीटर, अगर हम वाटर की क्वांटिटी को ही डिस्कस कर रहे हैं तो। फिर हमने एक वाटर जग बनाया, कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका, एंड वाटर जग ऑब्जेक्ट नल कर दिया इनिशियली। एंड उसके बाद हमने क्या करा, मेथड टू प्रोवाइड सर्विस ऑफ गिविंग वाटर, पानी देने की सर्विस हम यहां पर कर रहे हैं प्रोवाइड। तो इसमें हमने एक मेथड बनाया गेट वाटर, और यहां पर क्वांटिटी हमने सेट कर दी। वाटर क्वांटिटी में जो हमारी इनिशियल वाटर क्वांटिटी है उसमें से हम क्वांटिटी जो निकाली गई है उसको हम माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वाटर क्वांटिटी हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी। इसका बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जैसे सपोज x माइनस इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है, ये भी बेसिक ही है, ठीक है ना। ये जो ऑपरेटर है मैंने आपको बेसिकली बताया है कि इसका मतलब ये होता है। नाउ मेथड टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू द यूजर। अब यूजर को ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए मेथड है हमारा पब्लिक स्टैटिक वाटर जग गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस मेथड हमने बनाया। नाउ विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ये मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताया हुआ है कि इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड एंड रिटर्न द ओके कट हो गया, एंड रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू दिस क्लास टू दिस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल है, अगर अब ऑब्जेक्ट सपोज नल है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, नया बना देंगे, नया वाटर जग हम बना देंगे, राइट, एंड इस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पर मेथड है ये, और ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होगा वो इस मेथड में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, वाटर जग के मेथड में रिटर्न हो जाएगा अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन इन्होंने दोबारा से किया हुआ थियोरेटिकली,
कि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते क्लास में, राइट। बट वी कैन गेट द ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द मेथड गेट इंस्टेंस। हम गेट इंस्टेंस का यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, वही हमने इसमें किया हुआ भी है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाना था, हमने चेक किया नल है तो हम नया ऑब्जेक्ट बना देंगे और इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे गेट इंस्टेंस के थ्रू। वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, थियोरिटिकल है ये। तो वाटर जग ग्लास 1 गेट इंस्टेंस किया और फिर यहाँ पर वैल्यू 1 सेट कर दी, गेट वाटर 1, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर करी है इन्होंने। गेट इंस्टेंस का यहाँ पे यूज बताया है कि वी कैन गेट द सिंगल ऑब्जेक्ट यूजिंग गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस के थ्रू हम सिंगल ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं। एंड इट इज स्टैटिक, स्टैटिक भी होता है। तो थ्रेड सेफ सिंगलटन क्लास होती है ये, ओके। स्टैटिक होने की वजह से ये थ्रेड सेफ होती है, राइट। सो थ्रेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस। इस तरीके से थ्रेड सेफ क्लासेस कैन ऑल्सो बी व्हेन सिंगलटन्स आर रिटन विद डबल चेक्ड लॉकिंग। डबल चेक लॉकिंग से अगर सिंगलटन लिखे गए हैं तो भी हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ थ्रेड सेफ क्लासेस हैं। एंड हम स्टैटिक सिंगलटन्स का यूज करते हैं जो कि इनिशियलाइज होता है ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग। उस टाइम पर भी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्लासेस है वो थ्रेड सेफ है। एंड जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है थ्रेड सेफ सिंगलटन को क्रिएट करने का वो है जावा इनम्स यूज करके, ठीक है। जावा इनम्स है, अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द बिलो जनरेट्स अ कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर क्या, कौन सा वाला लाइन जनरेट करेगा। देखिए इंट एरे टाइप का बनाया n1 इज इक्वल टू न्यू इंट 0, तो यहाँ पर हमने एक साइज दे दिया इसका 0, ठीक है। अब ये पूछा है कंपाइल टाइम, रन टाइम पर नहीं पूछा, ठीक है। ये 0 साइज का हमने एक एरे बना दिया n1, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं देगा कंपाइल टाइम पे। बुलियन एरे बनाया n2 न्यू बुलियन -200 दिया हमने यहाँ पर साइज, ठीक है। मतलब सभी ऐसा बनाया इन्होंने, कंफ्यूजिंग है काफी। फिर थर्ड केस में इन्होंने डबल n3 बनाया, न्यू डबल टाइप का बनाया और इसका साइज इतना दे दिया इन्होंने, ठीक है। ये जो नंबर है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। देखते हैं अभी पूरा सभी का एक केसेस देखेंगे। और कैरेक्टर जो हमारा एरे बनाया इन्होंने 20 साइज का बनाया, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है देखने से भी, ये भी सही है। और -200 है, थोड़ा सा ये देखना होगा और एक में ये देखना, बहुत बड़ा नंबर है तो इसका देखते हैं। वी गेट अ कंपाइल टाइम एरर इन लाइन 3। लाइन नंबर 3 में हमें कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, हमें लाइन नंबर 2 में नहीं मिलेगा बट लाइन नंबर 3 में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, लाइन 3 में हमें एरर मिलेगा, वो मिलेगा इंटीजर नंबर टू लार्ज। इंटीजर नंबर है ये और ये बहुत ही बड़ा है साइज, ठीक है। इतने बड़े साइज का एरे बनाना इज नॉट पॉसिबल व्हाइल यूजिंग इंटीजर, बिकॉज एरे साइज में एरे का जो साइज होता है वो इंटीजर से ही होता है। एंड इंटीजर का जो है वो 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, ठीक है। और ये जो नंबर है ये उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। किसकी कैपेसिटी से, इंटीजर की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। तो मैक्सिमम जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं वो है 2147483647 और यहाँ पर 22 है। सो यहाँ पर जो ये डिजिट इन्होंने डाली है ये गलत डाल दी है, ओके। अगर यहाँ पर 1 होता या 0 होता तो ये साइज हमारा, ये भी हमारा करेक्ट होता, बट यहाँ पर ये रन टाइम वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन दे देगा। नाउ अब देखते हैं, बिकॉज द एरे रिक्वायर्स द साइज इन इंटीजर। अब देखिए साइज इंटीजर में चाहिए होता है, जो मैं बोल रहा हूँ सेकंड केस है हमारा, ठीक है। बुलियन n2 -200 दे रहे हैं यहाँ पर साइज, तो ये हमारा कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, इनमें से कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। इंटीजर में चाहिए होता है, सभी इंटीजर में है, लेकिन कंपाइल तो हो जाएगा फाइन। लेकिन जब हम रन टाइम करेंगे लाइन नंबर 2 को माइनस में है साइज, तो नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन देगा। समझने की जरूरत है। ये केस हमारा जो पूछा था वो पूछा था कंपाइल टाइम एरर के लिए, ठीक है, कंपाइल टाइम एरर के लिए। ये तो हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। बट अगर हमसे पूछे कि कौन कौन सा एरर देगा या एक्सेप्शन देगा, तो हमारा सेकंड वाला भी हमारा रन टाइम एक्सेप्शन देने वाला है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शन देगा बिकॉज ये नेगेटिव में है ना भाई, अगर पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस केस में क्या होगा। एट द टाइम व्हेन JVM विल एलोकेट द रिक्वायर्ड मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम इट विल फाइंड द साइज इज नेगेटिव। साइज नेगेटिव मिलेगा उसको रन टाइम पे, तो एरे साइज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो JVM जो है एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, समझने की जरूरत है यहाँ पर स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली हमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल,
इसको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेयर करने के बाद। तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि हमें रिक्वायरमेंट कभी पड़ेगी नहीं स्ट्रिंग को म्यूट करने की, मतलब म्यूटेबल मतलब बनाने की। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जावा ने ये क्लासेस बनाई है, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। अब इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। बेसिक डिफरेंस तो यही हो गया कि string is not mutable, while string buffer and string builder are used to make the string mutable. सबसे पहला देखते हैं हम डिफरेंस स्टोरेज एरिया में। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग पूल सर्व एज अ स्टोरेज एरिया। स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग पूल स्टोरेज एरिया होता है, वेयर एज स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर में हीप मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया। यहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। उसके बाद आता है म्यूटेबिलिटी। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। Okay, string is immutable whereas both the string builder and string buffer are mutable. Now next efficiency. It is quite slow work to work with a string. अगर हम string के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा slow रहेगा। However, string builder is the fastest in performing operations. So string builder is the fastest. तो अगर हम इसको arrange करें तो string builder, ठीक है, string builder सबसे टॉप पे रहेगा, नंबर 1 पे, 2 पे रहेगा string buffer, ठीक है, स्ट्रिंग बफर रहेगा, 3rd पे रहेगा हमारा स्ट्रिंग। ठीक, तो इस तरीके से ये डिक्रीजिंग एफिशिएंसी है, या फिर बोल सकते हैं स्पीड जो है इनकी इस तरीके से। स्ट्रिंग बिल्डर इज द फास्टेस्ट इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। स्पीड स्ट्रिंग बफर की इज मोर देन अ स्ट्रिंग लेस देन अ स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, स्ट्रिंग बफर जो बीच में है, मैंने ऑलरेडी बताया यहाँ पे, स्ट्रिंग बफर थोड़ा सा बीच में है, स्ट्रिंग से फास्ट है, स्ट्रिंग बिल्डर से स्लो है। फॉर एग्जांपल, अपेंडिंग अ कैरेक्टर इज फास्टर इन स्ट्रिंग बिल्डर एंड वेरी स्लो इन स्ट्रिंग बिकॉज द न्यू मेमोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द न्यू स्ट्रिंग विद अपेंडेड कैरेक्टर। तो वही वाली चीज है, मेमोरी का खेल है सारा, ठीक है ना। न्यू मेमोरी चाहिए, यहाँ पर हीप में रहता है तो इजिली वो अपेंड कर देता है। थ्रेड सेफ। अब थ्रेड सेफ कौन सा है कौन सा नहीं है वो चीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन द केस ऑफ थ्रेडेड एनवायरमेंट, थ्रेडेड एनवायरमेंट है जहाँ पर हम थ्रेड्स का यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर आर यूज्ड वेयर एज स्ट्रिंग इज नॉट यूज्ड। थ्रेडेड एनवायरमेंट में हम स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज नहीं करते हैं। हाउएवर स्ट्रिंग बिल्डर इज सुटेबल फॉर एन एनवायरमेंट विद अ सिंगल थ्रेड, कहीं पर सिंगल थ्रेड यूज हो रहा है, ठीक है, उस एनवायरमेंट में हम स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हैं, और जहां पर मल्टीपल थ्रेड्स यूज करते हैं वहां पर हम स्ट्रिंग बफर का यूज करते हैं। ऐसा सजेस्टेड है उसको यूज करना, राइट। तो सिंटेक्स की बात करेंगे तो स्ट्रिंग हमारा ऑलरेडी हमें पता है, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल नेम दे दो एंड उसको ऐसे डिक्लेयर कर दो। स्ट्रिंग अगर हमें सपोज स्ट्रिंग बफर बनाना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग सेकंड हमने नाम दिया इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग इंटरव्यू बिट। ये हमारा क्या है, दोनों क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं ये, दीज आर ऑल स्ट्रिंग। और ये वाला है हमारा केस स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर का केस है, ये केस है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर जो कि फास्टेस्ट होता है। सो हमें पता होना चाहिए कैसे बनाना है स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ये सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बाकी यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस तरीके से स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर का भी बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, यूजिंग रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बीच में डिफरेंस हमें डिस्कस करना है। तो कभी भी आप डिफरेंस अगर लिखें, आंसर में लिखने को आ रहा है, तो आप क्या करें, ऐसे शीट में एक ऐसा टेबल बनाएं और ऐसे साइड में लिखें इंटरफेस एंड इधर लिखें अपना दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन रहेगा। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मेथड्स। सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही अवेलेबल होते हैं इंटरफेसेस के लिए, इंटरफेसेस में, राइट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन बी प्रेजेंट अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेसेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही अवेलेबल होते हैं। अब बात करें वेरिएबल टाइप्स की। स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इन द केस ऑफ इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के केस में ही सिर्फ हम स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के केस में हमारे पास नॉन स्टैटिक एंड नॉन फाइनल वेरिएबल्स ही हो सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस, यू कैन राइट इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप समझ के ले लीजिए। नाउ इंटरफेसेस की इनहेरिटेंस की बात करें, मल्टीपल इनहेरिटेंस के आर फैसिलिटेटेड बाय इंटरफेस। अगर हमें सपोज हमने देखा है कि एक लिमिटेशन है जावा की, मल्टीपल इनहेरिटेंस वो सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ कुछ कंडीशन होती हैं हर चीज में, वहाँ यहाँ पर भी है कि इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को फैसिलिटेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रमोट नहीं करती, दे डू नॉट प्रमोट मल्टीपल इनहेरिटेंस। डेटा मेंबर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, बाय डिफॉल्ट जो क्लास डेटा मेंबर्स होते हैं इंटरफेसेस के, वो पब्लिक टाइप के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरफेसेस के जो क्लास डेटा मेंबर्स हैं। कन्वर्सली अगर हम बात करें, क्लास मेंबर्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्रोटेक्टेड या प्राइवेट होते हैं।
ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस इज इजीली पॉसिबल। जो हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस का बहुत ही इजीली पॉसिबल है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब वो जैसे हम बोलते हैं वाइज वर्सा, वैसा वाला सीन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन का हमने देख लिया। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल है, एक हमने क्लास बनाई एथलीट, उसमें एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट टाइप का वॉइड वॉक। एक इंटरफेस बनाया हमने, इंटरफेस बनाया वॉकेबल, एंड इसके अंदर हमने वॉइड टाइप का बनाया वॉक। तो ये चीज़ है जो हमने डिफरेंस समझ सकते हैं, राइट। और यहाँ पर नाम तो चेंज हो गई होगा ऑब्वियसली, इंटरफेस बना रहे हैं तो पब्लिक इंटरफेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्रोग्राम गिविंग अ कंपाइल टाइम एरर? इफ यस देन स्टेट द रीजन एंड नंबर ऑफ एरर्स इट विल गिव। कितने एरर वो देगा और उसका रीजन भी बताइए अगर देगा तो, अगर नहीं देगा तो भी रीजन बताइए। मतलब पूरी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए प्रोग्राम को देखने के बाद। एब्स्ट्रैक्ट फाइनल क्लास इंटरव्यू बिट, एक हमने उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया वॉइड प्रिंट मैसेज। स्केलर एकेडमी क्लास एक्सटेंड्स इंटरव्यू बिट एंड पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया वेलकम टू स्केलर एकेडमी बाय इंटरव्यू बिट। स्केलर के टॉपिक्स एक्सटेंड करता है स्केलर एकेडमी, पब्लिक वॉइड प्रिंट मैसेज। इस तरीके से चीजें हो रही हैं यहाँ पर, इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम, राइट। नाउ हम प्रिंट कर रहे हैं वेलकम टू स्केलर टॉपिक्स बाय स्केलर एकेडमी। ये मेन मेथड हमने बनाया, ठीक है, मेन क्लास बनाई, उसके अंदर मेन मेथड बनाया, एंड इंटरव्यू बिट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर टॉपिक्स, एंड हमने इसको प्रिंट करा। अब देखिए समझते हैं इसका आंसर क्या है। अबव प्रोग्राम विल गिव अ कंपाइल टाइम एरर। देखिए हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कंपाइल टाइम एरर देगा या नहीं देगा, तो ये देगा। अब क्यों देगा समझ लेते हैं। कंपाइलर दो एरर हमें यहाँ पर थ्रो करेगा, पूछा ना कितने नंबर कितने एरर देगा वो, तो हमें सब चीज बतानी है क्लैरिटी के साथ। इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल एट लाइन 1, सबसे पहली लाइन में आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट भी लिया और फाइनल भी लिया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल कभी भी एक साथ यूज नहीं होते। ओके, तो इलीगल कॉम्बिनेशन है मॉडिफायर्स का। उसके बाद आता है आपका कांट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट आपका जो लाइन नंबर 4 है, ठीक है, लाइन नंबर 4 में इंटरव्यू बिट से आप एक्सटेंड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ क्लास, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर होती तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा, बट अभी नहीं कर पाएंगे। ओके, फाइनल है वैसे भी, इंटरव्यू बिट इज अ फाइनल, हम उसको इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट। एंड ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर इनकम्प्लीट क्लासेस दैट नीड टू बी इनहेरिटेड फॉर मेकिंग देयर कॉन्क्रीट क्लासेस। क्लासेस को कॉन्क्रीट बनाने के लिए, इनकम्प्लीट क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक तरह से, एंड कॉन्क्रीट बनाने के लिए हमें उसको इनहेरिट करने की जरूरत होती है। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें, फाइनल कीवर्ड्स इन क्लास आर यूज्ड फॉर अवॉइडिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को अवॉइड करने के लिए फाइनल कीवर्ड्स को हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर मेन रीजन इसका क्या है कि फाइनल कीवर्ड यहाँ पे जो यूज किया है, इसीलिए हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये कॉम्बिनेशन आर नॉट अलाउड इन जावा, जावा में अलाउड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ कंपैरेटर इन जावा? जावा में कंपैरेटर क्या होता है? कंसिडर द एग्जांपल वेयर वी हैव एन एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज लाइक EID, E-name, सैलरी एटसेट्रा। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, हम देखते हैं एरे लिस्ट है हमारी एम्प्लॉयज की, EID, E-name, सैलरी एटसेट्रा। अब हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, ये जो नेम है इसके बेसिस पे हमें इसको सॉर्ट करना है, वी नीड टू सॉर्ट इट। तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू सॉर्ट यूजिंग द कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड। कलेक्शन डॉट सॉर्ट से हम सॉर्ट नहीं कर सकते। वी नीड टू प्रोवाइड समथिंग टू द सॉर्ट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यूज वी हैव टू परफॉर्म सॉर्टिंग। सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। नाउ देन इन दैट केस अ कंपैरेटर इज यूज्ड। इस केस में हम कंपैरेटर का यूज करते हैं, राइट। कंपैरेटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंपैरेटर इज अ इंटरफेस इन जावा दैट कंटेन्स अ कंपेयर मेथड। कंपैरेटर हमारे पास जो है ना एक इंटरफेस है जावा में, जो कि कंपेयर करने के लिए यूज होता है। कंपेयर मेथड इसमें कंटेन करता है, एंड बाय ओवरलोडिंग द कंपेयर मेथड वी कैन डिफाइन ऑन व्हाट बेसिस वी नीड टू कंपेयर द वैल्यूज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल इज नॉट गिवन, बट हम क्या करेंगे ना, इसको समझते हैं। यहाँ पर इसमें वही चीज दी हुई है कि कंपैरेटर हमारा एक इंटरफेस है। सबसे पहली चीज समझने की यही है कि कंपैरेटर इज एन इंटरफेस जिसमें कंपेयर मेथड होता है, एंड कंपेयर मेथड को हम ओवरलोड करते हैं, ठीक है। ओवरलोड करने के बाद हम बताते हैं कि किस बेसिस पे हमें ये कंपेयर करना है। एक बार आप इसको प्रैक्टिकली देखिएगा गूगल करके, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो बताइएगा, हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 38 है,
इन जावा स्टैटिक एज वेल एज प्राइवेट मेथड ओवरलोडिंग इज पॉसिबल। स्टैटिक और प्राइवेट मेथड ओवरलोडिंग जावा में पॉसिबल है। कमेंट करिए इस स्टेटमेंट पे। कमेंट करना है बेसिकली हमें बताना है अपने व्यूज। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द इन द कंटेक्स्ट इज कंप्लीटली फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है ये कंप्लीटली फॉल्स है। स्टैटिक मेथड्स हैव नो रिलेवेंस विद द ऑब्जेक्ट्स, राइट। स्टैटिक मेथड्स का कोई ऑब्जेक्ट के साथ रिलेवेंस नहीं होता एंड ये मेथड्स जो है क्लास लेवल के होते हैं। नाउ इन द केस ऑफ चाइल्ड क्लास, अ स्टैटिक मेथड विद अ मेथड सिग्नेचर एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ द पेरेंट क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट इवन थ्रोइंग एनी कंपाइलेशन एरर। तो ये समझिए आप क्या बोल रहा है। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है बिल्कुल फॉल्स है, इट इज फॉल्स। अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर इज फॉल्स। अब रीजन भी पता होना चाहिए भाई फॉल्स क्यों है। तो स्टैटिक मेथड्स का कोई ऑब्जेक्ट के साथ रेलेवेंस नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट्स क्लास लेवल पे होते हैं, है ना। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सभी बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस में। इस केस में जो चाइल्ड क्लास है, स्टैटिक मेथड जिसका मेथड सिग्नेचर एग्जैक्टली पेरेंट क्लास की तरह होगा वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट इवन थ्रोइंग एनी कंपाइलेशन एरर। ओके, सो दैट इज द रीजन। स्टैटिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है। द फिनोमेना मेंशन्ड हियर इज पॉपुलरली नोन एज मेथड हाइडिंग। इसको मेथड हाइडिंग बोलते हैं एंड ओवरराइडिंग इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल। इसको ओवरराइडिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मेथड हाइडिंग इज पॉसिबल एंड हम उसको मेथड हाइडिंग ही बोलते हैं। प्राइवेट मेथड ओवरराइडिंग इज अनइमेजिनेबल बिकॉज द विजिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट मेथड इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरेंट क्लास ओनली। सिर्फ पेरेंट क्लास के पास ही प्राइवेट मेंबर की जो विजिबिलिटी होती है वो एक्सेसिबल होती है। As a result, only hiding can be facilitated and not overriding. Overriding facilitate नहीं कर सकते, hiding is possible only. Now the next question is, now moving on to next question, question number 39. What makes a hash set different from a tree set? Hash set and tree set कैसे differ करते हैं एक दूसरे से? We are going to discuss in this answer. Although similarity देख लेते हैं कि hash set and tree set are not synchronized, they are not synchronized, and being a type of set they ensure that duplicates are not present. duplicates को set already remove कर देता है and वो property hash set and tree set भी narrate करते हैं। now the points of discussion of this answer is, सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं अभी इम्प्लीमेंटेशन का। अभी हमने देखा इनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं, अब हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन और मतलब डिफरेंस क्या है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखा जाए तो हैश टेबल यूटिलाइज होता है for storing elements in unordered manner, whereas tree set is used to store the elements in a sorted manner. So that is the difference between these two, and tree set जो sort कर रहा है वो red black tree algorithm use करके sort कर रहा है। complexity की बात करें तो for adding, retrieving and deleting elements complexity big of 1 होती है hash set के लिए, which is a bit lower than tree set, and tree set में थोड़ी सी higher होती है which is equal to big of log n. Overall performance of hash set is faster in comparison to tree set, and this is also one point needs to be noted that if the value of n is less than 10, then tree set would be faster. Tree set would be faster as log n value would be less than 1. Whereas if the value of n is greater than 10, which is generally in the present scenario or used cases, we will see that n would be greater than 10. That's why in that case tree set would be slower than hash set as log n value is greater than 1. Now next is option is or the point of difference is methods. Hash set use hash code and equals method for comparison between the objects, whereas compare to and compare methods are used by tree set to facilitate the object comparison. Object की comparison में different methods ये use करते हैं। and object types की बात करें तो हमारे पास जो hash set होता है उसमें heterogeneous and null objects को हम store कर सकते हैं, whereas tree set के केस में हम runtime exception मतलब अगर हम heterogeneous objects या null objects को store करने का कोशिश करते हैं तो runtime exception वहां पर आ जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि tree set does not allow to store heterogeneous type of objects or null objects. Now question number 40. Why is the character array preferred over string for storing confidential information? Confidential information like private information which we like to save from hackers. So उसके लिए हम जावा में
देखिए समझते हैं, जावा में स्ट्रिंग जो है बेसिकली इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार डिक्लेरेशन के बाद, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके डिक्लेरेशन के बाद ये हमारा स्ट्रिंग पूल में स्टोर हो जाता है एंड जब तक रहता है जब तक कि इसको गार्बेज की तरह रिमूव ना किया जाए। दूसरे शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग हीप सेक्शन में रिसाइड करती है मेमोरी के अनरेगुलेटेड एंड अनस्पेसिफाइड टाइम इंटरवल के लिए आफ्टर स्ट्रिंग वैल्यू प्रोसेसिंग इज एग्जीक्यूटेड। मतलब स्ट्रिंग वैल्यू जिस पर्पज से हमने डिक्लेयर करी थी वो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, फिर भी क्या होता है यहाँ पर ये स्टोर रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है स्ट्रिंग के साथ। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि हमारी जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो हमारी हैकर्स के द्वारा चोरी हो सकती है, स्टोर हो सकती है हार्मफुल एक्टिविटीज परस्यू करने के लिए, अगर मेमोरी डंप को इलीगली वो एक्सेस कर लेते हैं तो। एंड इट इज लिटरली पॉसिबल, राइट। नाउ इस तरह की रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर एरे, किसी भी वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, लाइक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एक बार कैरेक्टर एरे वेरिएबल का वर्क हो जाता है तो वेरिएबल को ब्लैंक कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है सेम इंस्टेंट पे। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी भी सेव होती है, हीप मेमोरी, एंड ऑल्सो हैकर्स के पास जो चांस होता है वाइटल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का वो भी चला जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41, हाउ डू वी गेट इन द जेडीके फाइल। जेडीके फाइल हमें क्या क्या मिलता है जेडीके फाइल में। तो जेडीके बेसिकली हमारा जावा प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं जो हमें जेडीके प्रोवाइड करता है। जेडीके इज अ पैकेज दैट कंटेन्स द वेरियस टूल्स, कंपाइलर, जावा रनटाइम एनवायरनमेंट, डीबगर एटसेट्रा। एंड जेआरई की बात करें तो जेआरई इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम एंड जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। ये बेसिकली लाइब्रेरी होती है जावा क्लासेस की, एंड प्लस इसमें जेवीएम भी होता है। जावा क्लासेस क्या होती हैं? जावा क्लासेस आर कुछ प्रीडिफाइंड या कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स कंटेन करती है जो कि जावा प्रोग्राम को मदद करता है टू यूज दैट फीचर बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, हमें कभी कभी यूज करने की जरूरत होती है कुछ इनबिल्ट क्लासेस की, ठीक है, अपनी क्लास में, तो हम मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि स्कैनर क्लास हम यूज करते हैं टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं। और स्कैनर हमारा कौन से पैकेज का पार्ट है, यूटिल पैकेज का पार्ट होता है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं, यूज करते हैं। उसी तरीके से एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है कि सिस्टम क्लास इन जावा कंटेन्स द प्रिंट स्ट्रीम मेथड, जिसको हम यूज करते हैं कंसोल में कुछ भी प्रिंट करने के लिए। नाउ जावा वर्चुअल मशीन होती है जो हमने ऑलरेडी देखा कि जेआरई का पार्ट है। जेआरई के अंदर जावा वर्चुअल मशीन होती है और वो जावा प्रोग्राम को एट द एंड कन्वर्ट, मतलब है कि एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट कैसे करती है वो चीज समझ लेते हैं। ये बेसिकली जेआरई का पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड हमें यहाँ पर देखना है कि सॉफ्टवेयर है ये जो कन्वर्ट करता है बाइट कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। क्योंकि कंपाइलर का काम क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो हमारा क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो हम लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। ओके, उसने बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, बट उसके आगे क्या हुआ ये मशीन तो समझ नहीं पाएगी। मशीन को समझने के लिए उसको लो लेवल कोड में करना पड़ेगा। लो लेवल में करेगा कौन, वो करेगा जावा वर्चुअल मशीन। ओके, सो दैट इज द फंडा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। जेडीके में सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जेआरई में हमारी क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, साथ में यहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन होती है जहाँ पर बेसिक हम बोल सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो रन होता है मशीन में। Now next is 42, question number 42 says that what is the difference between the JVM, JRE and JDK in Java। समझ लेते हैं इनका डिफरेंसेस, क्राइटेरिया के बेसिस पे हम देखेंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म का डिफरेंस है वो हमें ऑलरेडी पता होगी, आई होप सो। जावा डेवलपमेंट किट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा वर्चुअल मशीन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ डेफिनेशन की बात करते हैं, एक बारी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी। जेडीके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। ओके, इट इज लाइक अ किट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस। बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप इसको हिंदी में समझते हैं और उसको बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी एक डेफिनेशन पूरी तैयार हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। ओके, नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जेआरई, जावा डॉक, कंपाइलर, डीबगर्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जेडीके के अंदर होती हैं। अब बात करें जेआरई की। जेआरई एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यहाँ पर जावा क्लास की लाइब्रेरीज होती हैं। यहाँ पर जितने भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हमें चाहिए जावा एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो जेआरई में होते हैं। अब बात करते हैं हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि जावा वर्चुअल मशीन है, जो कि एक जेआरई का ही पार्ट होती है। जावा वर्चुअल मशीन एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है कंप्राइजिंग ऑफ 3 स्पेसिफिकेशंस। इसमें डॉक्यूमेंट होता है डिस्क्राइबिंग द जेवीएम इंप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कि जेवीएम के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का दिया होता है कि हमें क्या क्या चाहिए कंप्यूटर प्रोग्राम को, एंड उसके बाद इंस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा बाइट कोड एंड प्रोवाइड द रन टाइम
एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन। नाउ अब इनका देख लेते हैं मेन पर्पस क्या होता है। मेन पर्पस जेडीकी का है कि कोड डेवलपमेंट के लिए यूज होती है और एग्जीक्यूशन के लिए यूज होती है। जेआरई की बात करें तो मेनली यूज फॉर एनवायरनमेंट क्रिएशन एंड टू एग्जीक्यूट दी जावा प्रोग्राम। नाउ जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स द स्पेसिफिकेशंस फॉर ऑल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआरई। जो हमने देखा था कि जावा जो है, जावा क्या है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा। बट जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, वो कैसे हर एक प्लेटफॉर्म पे चल जाती है? सो उसके लिए अगर आपने ये तीनों चीजों को समझ लिया अच्छे से तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि आपने देखा जेवीएम क्या कर रहा है, जेवीएम एक डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट पार्ट है जावा का। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपाइलर तो ऐसा करेगा कि हमने कोड लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा, हमने उसने कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बाइट कोड है ना, इसको हम किसी भी मशीन में चला सकते हैं। इस वजह से ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और फिर ये क्या करेगा, हमारे किसी भी सिस्टम पे हम करेंगे ना, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत होगी, क्योंकि वो ही एक्चुअली में कन्वर्ट करेगा उसको लो लेवल कोड में, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा एंड फिर मशीन समझ के हमें रेस्पॉन्स देगी, हम उसको फिर देख पाएंगे। इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा होती है, समझने की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि हैश मैप एंड हैश टेबल के बीच में डिफरेंस बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं। हैश मैप सिंक्रोनाइज नहीं होता, नॉन थ्रेडेड एप्लीकेशंस के लिए बेटर होता है, और ये सिंक्रोनाइज होता है कौन, हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड एंड इसीलिए ये थ्रेडेड एप्लीकेशंस के लिए बेटर होता है। हैश मैप अलाउज फॉर वन नल की, एक नल की के लिए अलाउ करता है, बट कोई भी नंबर नल का इन द वैल्यूज, मतलब ये है कि यहाँ पर जो की वैल्यू पेयर होती है ना हैश मैप में, यहाँ पर की तो सिर्फ एक ही नल वैल्यू हो सकती है, बट वैल्यू में n नल वैल्यूज हो सकती हैं। सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। एंड हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज इन आइदर कीज और वैल्यू, मतलब कहीं पर भी ये नल को अलाउ नहीं करता। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि ये इंसर्शन ये ऑर्डर ऑफ इंसर्शन को सपोर्ट करता है, मेकिंग यूज ऑफ सब क्लास, अपना सब क्लास का यूज करता है लिंक्ड हैश मैप का। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंसर्शन गारंटीड नहीं होता हैश टेबल के केस में। दैट इज द डिफरेंस। Now let's see next question, question number 44. What is the difference of importance of reflection in Java? Reflection is basically used for describing the inspection capability. I hope कि ये वाला टर्म आपने ज्यादा यूज नहीं किया होगा, ना ही सुना होगा इसके बारे में। सो इस पे थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा। बिट कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट आप इसको देखिए, समझिए, आराम से मैं बता रहा हूँ। रिफ्लेक्शन हम क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसकी जरूरत ही क्यों आई। ओके, तो बेसिकली इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ कोड को डिस्क्राइब करने के लिए ये यूज होता है। इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। दूसरे कोड पर आइदर ऑफ इटसेल्फ और ऑफ इट्स सिस्टम, मतलब सिस्टम में हमारा पास कोई कोड है C1 या फिर कोई C2 कोड है, कुछ भी है, ठीक है, हमारा कोड है C। तो हमारा ये जो C कोड है, इसकी इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं कि इन दोनों मेथड्स को, या हाँ, इन दोनों मेथड्स को हम, या कोड है जो भी है हमारा, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या अपने इस कोड के थ्रू। दैट इज अ टर्म यूज्ड एंड विच दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं। वेयर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ अननोन टाइप, हमारे पास अननोन टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है ना, और हमारे पास एक मेथड है foo bar। हमें वो ऑब्जेक्ट इसमें कॉल करने की जरूरत है, हमें चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो स्टैटिक टाइपिंग सिस्टम जावा का अलाउ नहीं करेगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि अननोन टाइप का है, उसका टाइप हमें पता होना चाहिए, जब ही हम उसको यूज कर सकते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन के यूज करके इसको क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को स्कैन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हमारे foo bar का कोई मेथड है, एंड फिर हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। So that is the general use case scenario of reflection। ये एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया कि मेथड ऑफ foo करके हमने बनाया, एंड foo ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्लास किया, गेट मेथड किया foo bar, एंड उसके बाद हमने मेथड ऑफ foo को इन्वोक किया foo ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने गेट किया, नल सेट किया, राइट।
तो इस तरीके से हमने यूज़ किया। अब देखिए इसके जो कुछ, अब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं, और यहाँ पर भी हम देखने को मिल रही है डिसएडवांटेज। सबसे पहली बात तो स्पीड है, बहुत ही स्लो हो जाता है। जब हम रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं तो मेथड इन्वोकेशन हम बोल सकते हैं 3 टाइम्स तक वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल डायरेक्ट मेथड कॉल्स। टाइप सेफ्टी की बात करें, जब मेथड इन्वोक होता है वाया रेफरेंस रॉन्गली यूजिंग रिफ्लेक्शन, इन्वोकेशन फेल हो जाती है, ठीक है, एंड वो डिटेक्ट नहीं होती कंपाइल टाइम पे। ट्रेसेबिलिटी की बात करें, अभी कभी सपोज हमने देखा कि कोई एक्सेप्शन का केस आ गया, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव मेथड फेल हो गया, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है फाइंड करना रूट कॉज कि भाई उसका एक्चुअली में कारण क्या है फेलियर का, ड्यू टू ह्यूज स्टैक ट्रेस। ह्यूज स्टैक ट्रेस की फेलियर, मतलब ह्यूज स्टैक ट्रेस की वजह से हम उसका रूट कॉज भी नहीं निकाल पाते। तो इसका फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डीप डाइव करना पड़ता है इनवॉक एंड प्रॉक्सी मेथड में, उसके लॉग को देखना पड़ता है रूट कॉज को समझने के लिए। और ये एडवाइजेबल होता है कि हम सॉल्यूशंस फाइंड करें जो कि रिफ्लेक्शन को इन्वॉल्व ना करें, एंड यूज दिस मेथड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। हम लास्ट रिजॉर्ट के लिए इसको रखें इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट पे तो बिल्कुल भी ना रखें, नॉर्मल डायरेक्ट कॉल करें। अगर कभी ऐसा केस फंस रहा है कि हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर पा रहे, ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर पा रहे, उस केस में हमें लास्ट रिजॉर्ट में इसको रखना चाहिए। ओके, नाउ अब हम इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।